Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall going to discuss about conservation laws for nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो हैं वो हमें मिलते हैं एज एन आउटपुट या एज अ प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो। अब वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारे पास आइडेंटिटी है प्रोडक्ट्स की, वो बेसिकली चेंज हो जाती है। यानी जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो यूजुअली डिफरेंट होती है, क्वाइट डिफरेंट होती है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। यानी प्रोडक्ट्स की आइडेंटिटी जो है वो बदल जाती है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं, कुछ फिज़िकल पैरामीटर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे। ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं, लेकिन वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो अपने आप को कंजर्व रखती हैं, अपने आप को कांस्टेंट रखती हैं, अपने आप को बदलने नहीं देती हैं। तो उन क्वांटिटीज़ को हम कंजर्व क्वांटिटीज़ कहते हैं और उनको हम डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन लॉज। अब कंजर्वेशन लॉज में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स का जो टोटल चार्ज है वो बेसिकली बराबर होगा प्रोडक्ट्स के टोटल चार्ज के। अब न्यूक्लियर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली उसमें दो तरह के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और दूसरे न्यूट्रॉन्स हैं। अब न्यूट्रॉन हमें पता है कि वो चार्जलेस पार्टिकल हैं, तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम जब कहते हैं कि चार्ज कंजर्व रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड पे जितने प्रोडक्ट्स प्रोटॉन्स हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद उन प्रोडक्ट्स के अंदर भी उतने ही प्रोटॉन है। यानी प्रोटॉन्स की जो टोटल अमाउंट है, जो कुल उनकी तादाद है, उनका जो नंबर है वो बेसिकली चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब जो प्रोटॉन नंबर है उसे हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर जी है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है प्रोटॉन और फ्लोरीन के दरमियान, जो कि बेसिकली रिएक्शन है फॉर द जनरेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल की जनरेशन के लिए जब हम प्रोटॉन्स को थ्रो करवाते हैं फ्लोरीन के ऊपर, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होते हैं और साथ में ऑक्सीजन का न्यूक्लियस जो वो हमारे पास इमिट होता है। अब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन है और फ्लोरीन है जिसमें 9 प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब एज अ होल ये नेट जो हमारे पास प्रोटॉन है रिएक्टेंट साइड पे बेसिकली 10 हैं। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके पास 8 प्रोटॉन और हीलियम है उसके पास 2 प्रोटॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे पास यहाँ पे भी 10 हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट में प्रोटॉन्स थे या जितना रिएक्टेंट्स का चार्ज था उतना ही प्रोडक्ट बनने के बाद भी चार्ज रहा, या प्रोटॉन्स की तादाद उतनी ही रही। तो हम कहेंगे कि जो चार्ज है हमारे पास वो कंजर्व रहा है, कांस्टेंट रहा है, उसने अपने आप को चेंज नहीं की। इन द सिमिलर मैनर हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर। तो मैस नंबर बेसिकली हमारे पास है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जब हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो एज अ होल हम उसको मैस नंबर का नाम देते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो इसको बेसिकली हम कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर भी कह सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑन रिएक्टेंट साइड would be equal to total number of protons and neutrons on the product side। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो मजमूई तादाद है उसको मैस नंबर कहते हैं और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो सिग्मा ए है यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है हमारे पास वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अब अगेन हम वही वाली एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि प्रोटॉन्स को जो है वो हमने थ्रो करवाया फ्लोरीन के ऊपर। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट के बॉटम पे हम लिखते हैं नंबर, ये बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो हम टॉप पे लिखते हैं वो हमारे पास उसका मैस नंबर है। लेट जो हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन 919। अब जो बॉटम पे हमने 9 लिखा है ये बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर है, और जो 19 है ये इसका बेसिकली मैस नंबर है। तो रिएक्टेंट साइड पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का मैस नंबर 1 है, फ्लोरीन का 19 है, तो टोटल मैस नंबर हमारे पास 20 बनता है। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जब हम जमा करते हैं तो टोटल हमारे पास 20 पार्टिकल्स बनते हैं। और जब प्रोडक्ट साइड पे हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का मैस नंबर 16 है, हीलियम का 4 है। अगेन जब हम इनको सम करते हैं तो हमारे पास 20 आता है, विच मीन्स कि हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो कंजर्व रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे थे जिसमें या तो मैस का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, या फिर काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ हिस्सा था वो मैस में कन्वर्ट हो गया था जब हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिस्कस किया था। तो जब हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे, यानी हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही है, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकती है और सम टाइम वो काइनेटिक एनर्जी मैस एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस मैस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी दो तरह की एनर्जीज हम न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें देखने को मिलती हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी या फिर मैस एनर्जी। और मैस एनर्जी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जो मैस का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मैस एनर्जी इक्वेशन, तो उसे हम मैस एनर्जी का नाम देते हैं। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही नहीं बल्कि मैस एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो जब हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी और मैस एनर्जी, जिसको हम रेस्ट मैस एनर्जी भी कहते हैं, उनको हम ऐड करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मैस एनर्जी दोनों का जो सम है रिएक्टेंट साइड पे वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी और मैस एनर्जी के सम के ऑन प्रोडक्ट साइड, यानी इन दोनों का जो सम है नेट हमारे पास एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है। जितनी एनर्जी रिएक्टेंट साइड पे उतनी ही प्रोडक्ट साइड पे है। मिसाल के तौर पर कंसीडर करें कि हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन XABY है। अब इस नोटेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई सा भी टारगेट न्यूक्लियस है X और उसके ऊपर हम थ्रो करवाते हैं अपना प्रोजेक्टाइल A, यानी टारगेट न्यूक्लियस X जो है ये बेसिकली रेस्ट में है और प्रोजेक्टाइल जो है वो एक सर्टेन वेलोसिटी से आके इसके साथ कोलाइड करता है। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक हमारे पास रेजिड्यूल न्यूक्लियस Y है और एक आउटगोइंग पार्टिकल B। अब रेजिड्यूल न्यूक्लियस Y और आउटगोइंग पार्टिकल B, इन दोनों के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है, इन दोनों के दोनों मूव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो एक्स है, अब इन चारों पार्टिकल के अंदर जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है, प्रोजेक्टाइल ए वो भी मूव करता हुआ आ रहा है और जो प्रोडक्ट्स बनी है वाई और बी ये दोनों भी मूव कर रही हैं। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी और मैस एनर्जी का सम लिखेंगे इनके लिए, तो पहले हम रिएक्टेंट साइड पे देखें। इसमें हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक ए और एक्स। तो पहले हम ए के लिए लिखते हैं। ए के लिए हमारे पास मैस एनर्जी होगी ma/c² और इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे E ऑफ ए से। प्लस हमारे पास एक्स के लिए, यानी हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है उसके लिए हमारे पास मैस एनर्जी होगी mx/c²। और चूंकि हमने सपोज किया हुआ है कि टारगेट न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब उसके साथ किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी की जगह पे यहाँ पे 0 आ गया। अब दूसरी साइड पे इक्वेशन इक्वलिटी की दूसरी साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास y और b है। तो पहले हम y के लिए एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी, जिसमें हमारे पास मैस एनर्जी है my/c² और काइनेटिक एनर्जी है Ey। प्लस हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल b, उसके लिए मैस एनर्जी है mb/c² प्लस Eb, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें से हम क्या करने जा रहे हैं कि जो मैस एनर्जी वाली टर्म्स हैं उनको हमने ऐड अलग कर लिया, यानी ए के लिए ma+mx/c², मैस एनर्जी टर्म अलग हो गई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए को हमने अलग कर लिया। सिमिलरली जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वहाँ पे भी हमने मैस एनर्जीज my और mb को जो है वो सेपरेट आउट कर लिया है विद प्रोडक्ट ऑफ c², और काइनेटिक एनर्जीज Ey और Eb जो है उनको हमने अलग कर लिया। अब ये जो हमारे पास my+mb/c² है, इसको हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और दूसरी साइड पे जो हमारे पास Ea है, Ea को हम इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी हमारे पास बनी है Ey प्लस Eb, ये हमारे पास बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी है प्रोडक्ट्स की, और जो Ea है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, क्योंकि रिएक्टेंट्स में एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, वो है A हमारा प्रोजेक्टाइल, और x तो है वो रेस्ट में है, तो Ea यानी A की काइनेटिक एनर्जी को ही हम कहेंगे कि ये हमारे पास टोटल एनर्जी है ऑन रिएक्टेंट साइड। और हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि द डिफरेंस बिटवीन kinetic energy of products and kinetic energy of reactants is known as Q value of a nuclear reaction।
इसका मतलब ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, ये जो डिफरेंस हमारे पास है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी में, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसकी जगह पे हम क्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो क्यू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम ए प्लस एम एक्स इंटू सी स्केयर, यानी रेस्ट मैस एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मैस एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ से एक यूज़फुल इक्वेशन जो है वो इस कंजर्वेशन लॉ से हमें मिलती है कि इस इक्वेशन की मदद से हम लोग बेसिकली किसी भी रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मूव करने की कितनी एबिलिटी मौजूद है या क्वांटिटी ऑफ मोशन इसके अंदर कितनी है, उसको हम उसका मोमेंटम कहते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा एबिलिटी रखता है मूव करने की, ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर सकता है, तो हम कहते हैं कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूव करने की एबिलिटी नहीं है, वो थोड़ा मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं इसका मोमेंटम कम है। अगर वो रेस्ट में पड़ा हुआ है तो हम कहते हैं इसका मोमेंटम ज़ीरो है। तो मोमेंटम जो है ये बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है या एबिलिटी ऑफ मोशन है। तो लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन में या लीनियर मोशन की एबिलिटी जो है उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है या ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस वक्त उसके मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और क्वान्टिटेटिवली हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। यानी किसी भी पार्टिकल की मैस को उसकी वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम जो है उसकी एक क्वांटिटेटिव वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है। यानी जो रिएक्टेंट्स का अगर हम लीनियर मोमेंटम ऐड करें, यानी टारगेट का और प्रोजेक्टाइल उनका टोटल लीनियर मोमेंटम, तो वो हमारे पास बराबर होगा वाई और बी यानी रेजिडुअल और आउटगोइंग पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के। तो टोटल लीनियर मोमेंटम रिएक्टेंट्स का वो हमारे पास बराबर होगा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब अगेन जो कि हम सपोज करते हैं कि जो एक्स है हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, और रेस्ट में पड़े हुए पार्टिकल के लिए मोमेंटम जो है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। तो ए पार्टिकल के लिए हम लोग लिखेंगे एम ए वी ए। अब जो एक्स वाला पार्टिकल है टारगेट न्यूक्लियस, उसका मैस तो है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, और ज़ीरो जब मैस से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा टर्म जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। और राइट साइड के लिए हम मोमेंटम लिख सकते हैं वाई के लिए एम वाई वी वाई, और बी पार्टिकल के लिए हम लोग लिख सकते हैं एम बी वी बी। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम वही चीज़ आ जाती है, मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी अगर हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को कैलकुलेट करें तो उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम फाइंड कैसे करते हैं, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम का, यानी एम मैस और वेलोसिटी जिसको हम लीनियर मोमेंटम डिफाइन कर चुके हैं, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं विद द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी एंगुलर मोशन बेसिकली सर्कुलर मोशन है ना, तो जिस सर्कल में वो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसके रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम लीनियर मोमेंटम के साथ, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम दो तरह का होता है हमारे पास, ये स्पिन भी होता है ऑर्बिटल, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं या न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह पे रहते हुए यानी अपने ही एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम इसकी स्पिन मोशन कहते हैं, और किसी दूसरे पार्टिकल को अपना सेंटर मानकर उसके गिर्द भी रिवॉल्व कर सकते हैं, उसको हम उसकी ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। तो दोनों तरह का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहाँ तक जो आपने टर्म्स पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ पैरिटी। अब पैरिटी को समझने के लिए एक आसान से एग्जांपल है कि जब हम बात करते हैं ना पैरिटी की, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दें, ठीक है, यानी वेव फंक्शन की हम बात करते हैं, वेव फंक्शन हम कहते हैं कि अगर वेव फंक्शन
का बिहेवियर स्टडी करते हैं अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल को उसके कोऑर्डिनेट्स को बदल देते हैं, यानी उसकी पोजीशन अगर एक्स वाई और जी है तो हम उसकी पोजीशन को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने से मुराद अब हम उसको माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जी की वैल्यूज असाइन कर देंगे। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आप एक रियल लाइफ एग्जांपल कंसीडर करें कि जब आप अपना मिरर इमेज देख रहे होते हैं, तो जब आप मिरर इमेज देख रहे हैं तो बेसिकली आपको अपना राइट जो है वो लेफ़्ट पे नज़र आ रहा होता है, जो लेफ़्ट है आपका वो राइट पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप राइट साइड को अपना पॉजिटिव एक्स कहते हैं, लेफ़्ट साइड को अपना नेगेटिव एक्स कह देते हैं। तो जब आप अपना मिरर इमेज देखते हैं तो असल में आपकी जो बॉडी जो आपकी पोजीशन है वहाँ पे चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है, यानी जो आपकी पॉजिटिव एक्स पे जो आपकी साइड होती है अब वो नेगेटिव एक्स पे आ गई होती है, और जो नेगेटिव एक्स वाली साइड होती है वो पॉजिटिव एक्स पे आ रही होती है, ठीक है। यानी जो आपका लेफ्ट है बेसिकली वो राइट बन जाता है, जो राइट है वो आपका लेफ्ट बन जाता है। अब वहाँ पे चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स हुआ, यानी आपकी जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट पे नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल जो है वो आपको अपना इमेज जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी पैरिटी है, पैरिटी का मतलब जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स हुआ है उसके नतीजे में भी आपकी सिमेट्री में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर इस तरह की चीज़ हो कि आप कोऑर्डिनेट्स को बदल दें, यानी माइनस एक्स साई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जी, आपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया लेकिन स्टिल उस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, वो हमारे पास साई ऑफ एक्स वाई जी ही रहा, तो हम कहेंगे कि इसकी पैरिटी जो है वो इवन है। और सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज करने से, यानी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी लेने से आपके पास जो सिमेट्री है वो बदल जाती है, यानी साई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी वो माइनस साई ऑफ एक्स वाई जी के बराबर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो पैरिटी है वो ऑड है। इसको एक और तरह से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि आपके पास वो सारी की सारी पैरामीटर्स जो साइन फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, जैसे आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताते हैं आप कहते हैं ई इज़ इक्वल टू ई ऑफ एक्स साइन थीटा। तो जो क्वांटिटीज साइन थीटा पे डिपेंड करती हैं, हमको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो कॉस पे डिपेंड करती हैं, मतलब उनकी मैग्नीट्यूड हम कॉस ऑफ थीटा करते हैं, और हमें ये भी पता है कि जब हम कॉस ऑफ माइनस थीटा लेते हैं तो वो उसको बदल के कॉस थीटा में चेंज कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जो साइन फंक्शन पे डिपेंडेंट है उनके लिए जो है वो पैरिटी ओड रहती है। पैरिटी ऑड रहने का मतलब कि उनमें जब हम कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं तो वो क्वांटिटी भी बदल जाती है, नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है। और जो कॉस फंक्शन पे डिपेंड करते हैं वो हमारे पास उनके लिए पैरिटी इवन रहती है। अब इससे क्वांटम कॉन्सेप्ट से हट के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एनर्जी है, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का मैस है, उसकी एनर्जी है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को चाहे राइट एक्स एक्सिस पे रखें चाहे आप उसको लेफ्ट एक्स एक्सिस पे रखें, उसके मैस और एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो हम कहेंगे इनके लिए पैरिटी इवन है, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स आप बदलें, उसकी डायरेक्शन को जितना भी आप चेंज कर दें उस क्वांटिटी में चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप फोर्स की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें पता है डायरेक्शन मैटर करती है। तो वहाँ पे अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, डायरेक्शन को बदलेंगे, तो उस वक्त वो क्वांटिटी भी बदल जाएगी। तो हम कहेंगे कि उन चीज़ों के लिए पैरिटी ओड है। अब पैरिटी को हम मालूम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला -1 की पावर एल, और एल हमारे पास उस पार्टिकल का क्वांटम नंबर है। तो अगर आपके पास एल इवन होगा तो आपके पास पैरिटी जो है वो भी इवन आएगी, अगर एल ओड होगा तो पैरिटी भी ओड आएगी। अब कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से क्या मुराद है कि अगर नेट पैरिटी यानी रिएक्टेंट साइड पे जो न्यूक्लियन है आप उनकी पैरिटी चेक करते हैं, यानी उनको कोऑर्डिनेट्स को आप चेंज करते हो, देखते हैं कि वो इवन आती है कि ओड। तो अगर रिएक्टेंट साइड पे पैरिटी इवन आ रही है तो प्रोडक्ट साइड पे जो पैरिटी है वो भी इवन आनी चाहिए, और अगर रिएक्टेंट साइड पे पैरिटी ओड है तो प्रोडक्ट साइड पे जो पैरिटी है उसको भी ओड ही आना चाहिए। और हम कन्फ्यूजन ये होता है कि वहाँ पे भी हमारे पास दो न्यूक्लियन होते हैं, ठीक है। तो अगर एक की पैरिटी इवन है एक की पैरिटी ओड है तो हमें नेट पैरिटी का कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा पेयर होते हैं कि अगर दोनों न्यूक्लियंस की पैरिटी ओड है, ठीक है, तो नेट पैरिटी आपके पास इवन होगी। अगर एक ऑड एक इवन है फिर भी ऑड होगी, अगर फर्स्ट इवन सेकंड ऑड है फिर भी ऑड होगी, और अगर इवन और इवन है दोनों फिर भी हमारे पास पैरिटी इवन, यानी दोनों की पैरिटी अगर सेम है, या तो दोनों की ऑड है या तो दोनों की इवन है, तो नेट पैरिटी इवन होगी। अगर दोनों की पैरिटी डिफरेंट है, एक की ऑड है एक की इवन है, तो नेट पैरिटी आपके पास ऑड होगी। इसी तरह आपने प्रोडक्ट साइड के जो न्यूक्लियन हैं उनके लिए भी आपने चेक कर लेना है, और नेट पैरिटी जो रिएक्टेंट साइड पे वो प्रोडक्ट साइड के बराबर होनी चाहिए।
अब लास्ट पे हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ आइसोटॉपिक स्पिन। आइसोटॉपिक स्पिन ये भी आपके पास एक नई टर्म है। तो पहले आइसोटॉपिक स्पिन को हम देख लेते हैं। आइसोटॉपिक स्पिन को हम आइसो स्पिन भी कहते हैं, आइसोबैरिक स्पिन भी कहते हैं। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनके चार्ज डिफरेंट भी हो, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऑल्दो उनका चार्ज डिफरेंट होता है, लेकिन उनके ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो इक्वली एक्सर्ट होती है। आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बाइंड होते हैं थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती हैं, यानी उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास आगे आने वाला पार्टिकल प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, वो फोर्सेस इक्वली अट्रैक्ट करती हैं प्रोटॉन्स को भी और न्यूट्रॉन्स को भी। तो ये जो आइसोटॉपिक स्पिन का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर ही अराइज होता है, उसी रेंज में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। यानी न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चाहे प्रोटॉन आ जाए चाहे न्यूट्रॉन आ जाए, दोनों के लिए वो फोर्सेस इक्वली उन दोनों चीज़ों को अपनी तरफ पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं, फोर्सेस उन पे एक्ट करती हैं। तो ऐसे पार्टिकल जिनका चार्ज डिफरेंट हो, चार्ज की नेचर डिफरेंट हो, लेकिन स्टिल वो इक्वली इफेक्ट होते हैं बाय न्यूक्लियर फोर्सेस, तो उनको हम डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉपिक स्पिन। अब आइसोटॉपिक स्पिन के लिए हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं। हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके लिए +½ वैल्यू होती है और जो प्रोटॉन होते हैं उसके लिए -½ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम स्पिन अप और स्पिन डाउन, यानी जब पार्टिकल स्पिन कर रहा होता है तो उसको भी हम स्पिन वैल्यूज़ असाइन करते हैं, वो भी हमारे पास +½ या -½ होती है। अब ये हम स्पिन की बात करें या आइसोटॉपिक स्पिन की बात करें, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या होती है, यानी प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, क्यों हम इनको वैल्यूज़ असाइन करते हैं और फिर इनका जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली आपके पास जितना टाइप ऑफ इंटरेक्शंस डिफरेंट होंगी ना, मतलब कभी आपके पास स्पिन और स्पिन पार्टिकल कोलाइड करते हैं, कभी एक की स्पिन और एक का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उन दोनों का ओवरलैप होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शंस की वजह से आपके पास मुख्तलिफ अमाउंट्स में एनर्जी रिलीज़ होती है। आपका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी जब आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना एनर्जी स्पेक्ट्रम के अंदर, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको लाइंस नज़र आती हैं। तो वो एनर्जीज़ जो मुख्तलिफ तरह की वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शंस की वजह से होती हैं। अब उनमें से एक इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास आइसोटॉपिक स्पिन है। तो इसके लिए अगर हमने कैलकुलेट करना है कि आइसोटॉपिक स्पिन, तो उसके लिए हम न्यूट्रॉन जहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन है, वहाँ पे हम +½ वैल्यू असाइन करते हैं और प्रोटॉन के लिए हम इसको -½ वैल्यू असाइन करते हैं। और जिस तरह हम एंगुलर मोमेंटम के लिए एक क्वांटम नंबर L जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसी तरह आइसोटॉपिक स्पिन के लिए हम I जो है वो क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इन द सिमिलर मैनर जिस तरह वहाँ पे हमारे पास होता है कि S × S+1 × H या L × L+1 × H, इसी तरह जो आइसोटॉपिक स्पिन है उसके लिए हमारे पास होता है T × T+1 H, यानी इसकी मदद से आप आइसोटॉपिक स्पिन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए या प्रोटॉन्स के लिए। अब आइसोटॉपिक स्पिन के कंजर्व रहने का क्या मतलब है कि जब आप नेट स्पिन आइसोटॉपिक स्पिन कैलकुलेट करते हैं, यानी आपने न्यूट्रॉन्स के लिए भी कैलकुलेट कर ली, प्रोटॉन्स के लिए भी कैलकुलेट कर ली, तो नेट जो आइसोटॉपिक स्पिन है रिएक्टेंट के लिए वो बराबर होनी चाहिए नेट आइसोटॉपिक स्पिन फॉर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमारे पास कुछ बेसिक लॉज थे, कंजर्वेशन लॉज, जिनको हमने डिस्कस किया। होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।